हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पर आप लोगों को वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 9 और क्लास 10 के फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के सिलेबस से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत क्लास 11 और 12 के चारों सेमेस्टर से संबंधित फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के वीडियो भी मिल जाएंगे। और जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं उनके क्लास 10 के सेकेंड लैंग्वेज हिंदी से संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होंगे उन सभी का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाएगा। आज मैं वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत क्लास 12 के 4th सेमेस्टर से संबंधित एक कविता जिसका शीर्षक है रोटी और संसद, कवि हैं धूमिल जी, इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर को लेकर उपस्थित हूँ। ये सारे प्रश्न ऐसे क्यों टाइप हैं। चलिए आरंभ करती हूँ। सबसे पहले मैं कवि धूमिल जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर की चर्चा करूंगी। तत्पश्चात रोटी और संसद शीर्षक कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर की चर्चा की जाएगी। तो आरंभ से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखें और पूरी बात को समझते हुए अपने कॉपी में जरूर लिखें। मेरा यह मानना है जितना पढ़ना जरूरी है उतना लिखना भी जरूरी है। परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न का जवाब जो है लिख कर देना होता है, तो लिखना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि तथ्य के साथ साथ आपकी हैंडराइटिंग और आपकी वर्तनी का भी सही होना जरूरी है। चलिए आरंभ करती हूँ। रोटी और संसद धूमिल। पहला प्रश्न है, कवि धूमिल का वास्तविक यानी मूल नाम क्या है? इसका उत्तर है सुदामा पांडे। इसे आप याद रखें। जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी का उपनाम क्या है? निराला। हरिवंश राय जी का उपनाम है बच्चन। ठीक इसी तरह से सुदामा पांडे जी का उपनाम है धूमिल। अगला प्रश्न, कवि धूमिल की कविताओं की क्या विशेषता है? इसका उत्तर है कवि धूमिल जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से सारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था और देश की स्थितियों को मापने में सफल रहे। इसका मतलब क्या है कि उनकी कविताओं में प्रजातांत्रिक व्यवस्था और देश की स्थितियों का चित्रण मिलता है। इसे भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, धूमिल जी की कविताओं की भाषा की क्या विशेषता है? उत्तर, धूमिल जी की काव्य भाषा सहज सरल खड़ी बोली हिंदी है। इनकी कविताओं में सहज सरल और चोटिल भाषा के वागवान हैं, जो पढ़ने और सुनने वाले को घायल करते हैं। जैसा कि कवि बिहारी जी की काव्य भाषा के बारे में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जियो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो ठीक इसी तरह से कवि धूमिल जी की भाषा है जो लोगों के हृदय को क्या है, चोट पहुंचाती है। कहने का तात्पर्य है कि इनकी काव्य भाषा जो है इतनी प्रभावपूर्ण है जो लोगों के मर्म तक पहुंचती है। अगला प्रश्न, कवि धूमिल जी के माता पिता का परिचय दें। उत्तर क्या है? कवि धूमिल जी के पिता का नाम शिव नायक पांडेय था, जो साधारण कृषक थे। इनकी माता का नाम राजवंती था, जो धार्मिक महिला थी। अगला प्रश्न, इनका विवाह किनके साथ हुआ? उत्तर है इनका विवाह वाराणसी निवासी पंडित नानक दीक्षित की कन्या मूरत देवी के साथ हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, इनकी मृत्यु कब, कहां और कैसे हुई? उत्तर है इनका निधन 10 फरवरी 1975 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में ब्रेन ट्यूमर से हुआ। अगला प्रश्न, कवि धूमिल का पहला काव्य संग्रह का नाम लिखें। रोटी और संसद शीर्षक कविता उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? इसका उत्तर है कवि धूमिल जी का पहला काव्य संग्रह का नाम है संसद से सड़क तक। रोटी और संसद शीर्षक कविता उनके कल सुनना मुझे काव्य संग्रह में संकलित है। अगला प्रश्न, रोटी और संसद शीर्षक कविता किस प्रकार की कविता है? उत्तर, रोटी और संसद शीर्षक कविता एक व्यंग्य प्रधान कविता है, जिसमें कवि ने अनाज की जमाखोरी, कालाबाजारी तथा देश के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ ही आम जनता के संघर्ष और मजबूरी को प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न, एक आदमी रोटी बेलता है, पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। यहाँ सांकेतिक एक आदमी कौन है? इसका उत्तर है यहाँ एक आदमी है मेहनत करने वाला किसान और मजदूर। तो यहाँ सांकेतिक एक आदमी कौन है? तो ये एक आदमी कौन है? मेहनत करने वाला किसान और मजदूर। रोटी बेलता है से आशय है उत्पादन का। किसान व मजदूर उत्पादन का काम करते हैं। जैसे किसान खेतों में अनाज उगाता है, मजदूर दिन रात कारखानों में काम करके विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है इसके अर्थ को पहले आप समझें। जहाँ पर मैंने कविता की व्याख्या की है उस व्याख्या को अच्छी तरह से सुने।
आप देखेंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप आसानी पूर्वक लिख सकेंगे। प्रश्न, एक आदमी रोटी खाता है, कौन रोटी खाता है? उत्तर है रोटी खाने का तात्पर्य है उपभोग करना। यहाँ पर आम जनता रोटी खाता है, अर्थात किसान और मजदूर वर्ग के द्वारा उत्पादित किए गए अनाज व वस्तुओं का उपभोग आम जनता करती है। यानी जब रोटी खाने की बात हो रही है तो रोटी कौन खाता है? आम जनता। अगला प्रश्न, एक तीसरा आदमी भी है, यह तीसरा आदमी कौन है? उत्तर, एक तीसरा आदमी है अनाज की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले लोग। अगला प्रश्न, कवि ने तीसरे आदमी के बारे में क्या बतलाया है? इसका उत्तर है कवि ने तीसरे आदमी के बारे में यह बतलाया है कि यह ना ही उत्पादन का कार्य करता है और ना ही उत्पादित वस्तुओं का उपभोग करता है, अपितु यह उत्पादित वस्तुओं से खेलता है, अर्थात उसके जमाखोरी और कालाबाजारी में लिप्त रहता है। यानी जो तीसरा आदमी है ये न मेहनत करता है, न अनाज उगाता है, न किसी वस्तु का उत्पादन करता है। लेकिन इसके साथ ही साथ यह तीसरा आदमी उत्पादित वस्तु यानी अनाज या अन्य वस्तुएं हैं उनका उपभोग भी नहीं करता है। यह तीसरा आदमी क्या करता है? इन सब से खेलता है। खेलने का तात्पर्य क्या बताया गया है? यानी कालाबाजारी और जमाखोरी करना। तो यहाँ जमाखोरी और कालाबाजारी इस तीसरे आदमी के लिए क्या एक खेल है। अगला प्रश्न, मैं पूछता हूं। तो यहाँ पर मैं कौन है? वह किससे प्रश्न पूछता है? इसका उत्तर है मैं यहाँ पर स्वयं कवि हैं, वे देश की संसद से प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न, रोटी से खेलने का आशय स्पष्ट करें। उत्तर, रोटी से खेलने का आशय है अनाज या उत्पादन की हुई वस्तुओं की कालाबाजारी। देश के भ्रष्ट अधिकारी किसान द्वारा उगाए अनाज की जमाखोरी कर अपने लाभ के लिए उनकी कीमतें बढ़ा देते हैं, जिसके फलस्वरूप आम जनता को विकट समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यही तो उनका खेल है। यह जो तीसरा आदमी है यही खेल खेलता है कि वह जो अनाज है उसकी जमाखोरी करता है और ऊंचे दामों में उसे बेचता है। अगला प्रश्न, कवि के द्वारा संसद से प्रश्न पूछे जाने पर क्या उन्हें जवाब मिलता है? तो इसका उत्तर है नहीं। कवि द्वारा तीसरे आदमी के संबंध में प्रश्न पूछे जाने पर देश की संसद कुछ भी जवाब नहीं दे पाती है और वह मौन हो जाती है, चुप्पी साध लेती है। अगला प्रश्न, प्रस्तुत कविता में 3 तरह के आदमी का उल्लेख किया गया, इसे स्पष्ट करें। उत्तर, पहले वर्ग का आदमी रोटी का उत्पादन करता है, अर्थात किसान व मजदूर मेहनत करके उत्पादन का कार्य करते हैं, यह पहले तरह का आदमी। दूसरे वर्ग का आदमी रोटी खाने का कार्य करता है, अर्थात उपभोग करने वाला उपभोक्ता है, जैसे देश की आम जनता जो उस उत्पादन का उपभोग कर अपनी जरूरतें पूरी करती है। तीसरे वर्ग का आदमी भ्रष्टाचारी है, जो न तो अनाज उगाता है और न ही अनाज का उपयोग या उपभोग करता है, वह उस अनाज की जमाखोरी कर उसे ऊंचे दामों में बेचकर मुनाफा कमाता है। इस तरह से कवि धूमिल जी ने इस 3 तरह के आदमी का उल्लेख अपनी इस कविता में किया है। प्रश्न, कवि ने यह क्यों कहा है कि देश की संसद मौन है? उत्तर, कवि के अनुसार संसद इसलिए मौन है क्योंकि वे यानी संसद खुद भी उस भ्रष्टाचार में शामिल है जो भ्रष्टाचार, जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा देता है। अतः वे उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार संसद का क्या दायित्व होना चाहिए? उत्तर, कवि धूमिल जी के अनुसार संसद का यह दायित्व होना चाहिए कि वह आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर ऐसे कानून बनाए और सख्ती से उसका पालन करवाए कि देश से कालाबाजारी, भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाए। अगला प्रश्न, कवि धूमिल जी ने तीसरे आदमी को असंगत क्यों बतलाया है, अथवा कवि ने तीसरे आदमी की मौजूदगी पर प्रश्न क्यों किया है? उत्तर, कवि धूमिल जी का यह मानना है कि पहला आदमी यानी किसान मजदूर उत्पादन करता है और दूसरा आदमी यानी आम जनता उसके द्वारा उत्पादन की गई वस्तु का उपभोग करता है। इन दोनों के बीच उपस्थित तीसरा आदमी इसलिए असंगत है क्योंकि वह इन दोनों के बीच में आकर उनके लिए समस्या खड़ी कर देता है। तो ये है कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर जिसे आप अच्छी तरह से याद कर लें। इन सारे प्रश्न उत्तर को पढ़ने से पहले आप पहले कविता को अच्छी तरह से समझ लें, उसकी व्याख्या को जान लें। देखेंगे कि हर प्रश्न का उत्तर लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।